नमस्कार। आज से हम लोग पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं और यह पॉलिटी का जो प्रैक्टिस सेट होगा हम जीरो से स्टार्ट करेंगे ताकि हर एग्जाम के लिए ये ज़रूरी हो जाए। अगर जीरो से स्टार्ट करेंगे तो पूरा अंत तक मतलब आप ये समझिए कि आपका अगर एसएससी का भी एग्जाम है तब भी आप इस क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं और आपका आईएएस का एग्जाम है तब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जीरो से एकदम लास्ट तक हम चलेंगे और देखेंगे कि आपका कोई भी पोर्शन छूट ना जाए। मतलब क्वेश्चन के माध्यम से हम देखेंगे पूरा का पूरा जो है आज जो चैप्टर उठाए हैं वो है प्रियम्बल और प्रियम्बल से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, देखिए आप लोग कि भारतीय गणतंत्र जो है, भारतीय जो रिपब्लिक है कि 26/1/1950 को सही संवैधानिक वास्तविक क्या थी। मतलब 1950 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ 26/1/1950 को, तो वह उस समय जो है वो भारतीय संविधान की स्थिति क्या थी। तो भारतीय संविधान की स्थिति उसमें देखिए, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। दूसरा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब पूर्णतः जो है सॉवरेन स्टेट और धर्मनिरपेक्ष मतलब सेकुलर स्टेट। लोकतंत्रात्मक मतलब डेमोक्रेटिक एंड गणराज्य का मतलब ये है। उसके बाद तीसरा देखिए ऑप्शन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। उसके बाद चौथा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए इसमें, और ये बात कर रहा है कि जब संविधान लागू हुआ था मूल रूप से संविधान में कितने वर्ड थे। ठीक है, तो मूल रूप से बात करें तो भारतीय संविधान में 3 शब्द 42वें अमेंडमेंट एक्ट 1976 के माध्यम से जोड़े गए थे। वही 3 अमेंडमेंट जो जोड़े गए थे एक्ट के माध्यम से वो हटा दीजिए अगर इसमें से, तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें जो बात कर रहा है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यह स्थिति 26/1/1950 की थी। ठीक है, जब अमेंडमेंट नहीं हुआ था, अमेंडमेंट होने से पहले की स्थिति। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। इसका मतलब ये है कि द व्यू ऑफ द ट्रांसफार्मर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब मान लीजिए कि भारतीय संविधान को अगर हम किसी विशेष पन्ने में देखना चाहें तो आप कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की जो आत्मा है, जो सोल है, वो कहाँ हमको प्रतिबिंबित होता है। तो भारतीय संविधान की आत्मा जो है हमको उद्देशिका या प्रियम्बल में देखने को मिलता है। अगर आप प्रियम्बल पढ़ लेंगे तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर क्या बातें लिखी हुई होंगी। ठीक है, तो भारतीय संविधान का परिचय पत्र मान लीजिए आप, कौन सा है, उद्देशिका, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। प्रस्तावना में जो दिया गया है वो सीक्वेंस बताना है आपको कि किसके बाद क्या है। तो देखिए सबसे पहली बात कर रहा है कि सार्वभौम मतलब यूनिवर्सल की बात करता है। यूनिवर्सल मतलब हम पूरा विश्व जो है एक है और सभी के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, सबको समान आवंटन किया जाए संसाधनों का। तो बात कर रहा है सार्वभौम, सत्ता संपन्न। दूसरा है समाजवादी, ठीक है, सोशलिस्ट समाजवादी। उसके बाद जनवादी, यहाँ शब्द दिया गया है। जनवादी जो है वो चाइना के संविधान में है। जनवादी जो वर्ड है, पीपल वाला जो वर्ड है वो चाइना के संविधान में है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ी होती है इसलिए ये क्वेश्चन को हटा दिया गया। ठीक है, लेकिन आप ये समझिए कि सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, सोशलिस्ट, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। हाउ हैज इंडिया बीन डिक्लेयर्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान में किस रूप में भारतीय प्रस्तावना को पेश किया गया है। ठीक है, तो एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, इस रूप में पहला देखिए ऑप्शन। दूसरा एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र। तीसरा एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। आपको देख के लग रहा होगा कि क्या समाहित किया गया है पूरी रूप से। कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया है। तो एक सार्वभौम है, दूसरा समाजवादी है, सोशलिस्ट है, तीसरा धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर कहा गया है जिसे, और प्रजातांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। गणतंत्र क्या बोलेंगे, रिपब्लिक। तो सभी चीज को जो समाहित कर रहा है ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी। के बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो मूल रूप से हम देखेंगे तो मूल रूप से भारतीय संविधान में 3 शब्द नहीं थे और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष जिसे सेकुलर बोले थे, और गणराज्य, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और गणतंत्र सबको जोड़ा गया था बाद में। ठीक है, तो 3 शब्द बाद में जोड़े गए थे 42वें अमेंडमेंट एक्ट 1976 के माध्यम से। 1976 में ये अमेंडमेंट पास किया गया था। ठीक है, और इसके तहत ये शब्द जोड़े गए थे। तो यहाँ से आप कुछ अनुमान लगा सकते हैं, जैसे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में या प्रियम्बल में
संशोधन किया जा सकता है। और संशोधन कितनी बार हुआ है अभी तक? तो संशोधन एक बार हुआ है, वो था 42वें अमेंडमेंट एक्ट 1976 के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा, प्रियम्बल में क्या जोड़ा गया था? ठीक है, इसमें देखिए ऑप्शन में कि क्या जोड़ा गया था। तो जो जोड़ा गया था वो था सोशलिस्ट, समाजवादी जिसे कहे थे। उसके बाद पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष मतलब सेकुलर। तो इंडिया क्या है? एक सेकुलर राष्ट्र है। ठीक है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं। भारतीय संविधान में ये कहा गया है कि भारत का राज्य का जो है कोई धर्म नहीं है। भारत कैसा है? सेकुलर स्टेट। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। धर्मनिरपेक्ष मतलब सेकुलर और समाजवादी मतलब सोशलिस्ट शब्द कब जोड़े गए थे? ठीक है, तो कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976। ठीक है, और ये ऑप्शन सी सही होगा। चौथा देखिए, 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये कब पारित हुआ था? 1978 में। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया था, जबकि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये शब्द जोड़े गए थे प्रियम्बल में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? इनमें से कौन सा शब्द जो है भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य को या सेकुलर स्टेट को वर्णित करते हैं? तो देखिए इसमें पहला है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जिसे कहते हैं, संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल, उसके बाद 9th जो शेड्यूल है, 9वीं अनुसूची जो है वो, और चौथा जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व या DPESP। इसमें जो बात कर रहा है कि कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र या सेकुलर स्टेट घोषित करता है, तो आप पढ़ चुके हैं ये संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? मतलब प्रस्तावना या प्रियम्बल में अमेंडमेंट होने से पहले की स्थिति क्या थी? तो पहले की स्थिति देखिए क्या थी। तो बंधुत्व था कि नहीं था, संप्रभु, समानता और अखंडता में से क्या नहीं था बात कर रहा है। ठीक है, कौन सा सम्मिलित नहीं था? देखिए ऑप्शन में 1975 से पहले की बात कर रहा है। तो बंधुत्व शब्द, संप्रभु शब्द, समानता शब्द, अखंडता शब्द। ठीक है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो था वो भारतीय संविधान में शामिल था उस समय 1975 में पहले। ठीक है, तो संप्रभु मतलब भारतीय पूरी तरह अपने निर्णय, अपने आंतरिक व बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, भारत सरकार अपने आंतरिक व बाह्य निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है, किसी राष्ट्र पे निर्भर नहीं। ठीक है, तो संप्रभु वर्ड जो है वो पहले से ही शामिल था। अगला देखिए, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? विधिक स्वरूप क्या है मतलब इसको लेके आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं या नहीं जा सकते। ठीक है, तो यही बात कर रहा है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह पहला ऑप्शन देखिए, यह लागू नहीं किया जा सकता, मतलब यह लागू किया जा सकता है। दूसरा, यह लागू नहीं किया जा सकता है, यह विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। और चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन चारों में, तो आपको दिखेगा कि यह जो है लागू नहीं किया जा सकता, मतलब नॉट जस्टिएबल है, ये नॉट जस्टिएबल है। ठीक है, आप इसको लेके, इसमें जो बातें कही गई हैं, आप इसको लेके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते कि देखिए इसमें ये बातें कही गई हैं और हमें मूल रूप से वो नहीं मिल पा रहा है संविधान में। ठीक है, तो इसको लेके आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या सही होगा? यह लागू नहीं किया जा सकता, ऑप्शन बी। अब देखिए कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड इन। संशोधन किससे किया जा सकता है? इससे पहले संशोधन हो चुका है कि किस अमेंडमेंट के माध्यम से संशोधन हुआ था, तो पढ़ चुके हैं 42वें अमेंडमेंट के माध्यम से संशोधन हुआ था। ठीक है, और 42वां अमेंडमेंट लागू कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, 1976 में ये अमेंडमेंट किया गया था और इसके माध्यम से 3 शब्द जो जोड़े गए थे वो प्रियम्बल में जोड़े गए थे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो हम देखे थे कि कैबिनेट मिशन जब आया था भारत में 1946 में, तो उसने भारतीय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात की थी। भारतीयों द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात की गई थी और 9 दिसंबर 1946 को 1946 में पहली बैठक हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। और जब पहली बैठक हुई तो उसमें देखा गया कि सबसे वरिष्ठ नागरिक थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी जो है चेयरमैन बनाया गया था या अध्यक्ष बना लिया गया था उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का या संविधान सभा का। ठीक है, तो संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अस्थायी अध्यक्ष पहला कौन बना? तो सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। उसके बाद 13 दिसंबर को जब बैठक हुई तो 13 दिसंबर को प्रियम्बल को रखा गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास। ठीक है, तो 13 दिसंबर
13 दिसंबर जो है 1946 में यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रियम्बल को पेश किया गया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को। और ये लागू कब हो गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को यह प्रियम्बल लागू कर दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा पास कर दिया गया था। ठीक है, तो दोनों डेट याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 और 22 जनवरी 1947। अगला क्वेश्चन देखिए कि समाजवादी से सोशलिस्ट बोले थे, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया। सोशलिस्ट जो शब्द है वो उद्देशिका में कब जोड़ा गया था? तो सोशलिस्ट वर्ड जो है ये 42वां अमेंडमेंट एक्ट 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, ठीक है, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष शब्द या सेकुलर शब्द कब जोड़ा गया था? सेकुलर, ठीक है, पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो ये भी जो है 42वें अमेंडमेंट एक्ट 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, ठीक है, लौकिक सार्वभौमिकता है। सार्वभौमिकता मतलब ये सॉवरेन है पूरी तरह, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। संविधान की प्रस्तावना किस चीज से आरंभ होती है? जो बताता है कि भारत जो है पूरी तरह सॉवरेन है। ठीक है, तो संविधान जैसे ही प्रस्तावना आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि संविधान प्रस्तावना का शुरुआत जो है इसी बात से होती है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग का मतलब ये है कि भारत में सबसे सर्वोच्च स्थान किसका है? लोगों का है, क्योंकि लोग जो है वो सरकार बनाते हैं, लोग सरकार को चुन के लाते हैं। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया सबसे सर्वोच्च माना गया है इसमें, प्रियम्बल में, और इसी से स्टार्ट होता है प्रियम्बल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ कहा गया है? तो स्टार्टिंग ही होता है उद्देशिका या प्रियम्बल का कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग शब्द को। ठीक है, में देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन आपको डी देखने को सही मिलेगा, संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ इंडिया में। अगला देखिए, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर शब्द का सही भाग व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर शब्द का सही भाग प्रस्तुत करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेकुलर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया? तो देखिए पहला ऑप्शन, भारत में अनेक धर्म है। ठीक है, ये तो सही है कि भारत में अनेक धर्म है, लेकिन संविधान में क्या यह बात कही गई है वो देखना है यहाँ पे। तो भारत में अनेक धर्म है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है मतलब आप किसी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, किसी धर्म को छोड़ सकते हैं, ठीक है, किसी धर्म को भी ना मान सकते, ठीक है, यह स्वतंत्रता तो प्राप्त है, लेकिन यह क्या प्रियम्बल में कहा गया है ये आपको बताना है। यह धर्मनिरपेक्ष के संबंध में क्या बात करता है उससे संबंधित रिलेट करके आपको बताना है। ठीक है, बातें दोनों सही कर रही हैं, लेकिन क्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए यह शब्द सही है? तो ऐसा नहीं है। तीसरा वाला देखिए, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। धर्मानुपालन जो है व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। हाँ, कि व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर कर सकता है, लेकिन यह धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर राष्ट्र के लिए यह शब्द यूज नहीं किया जाता। और ऑप्शन डी देखिए, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। इसका मतलब भारत में जो है स्टेट का कोई धर्म नहीं है, और स्टेट जो है हर धर्म को बढ़ावा देने की बात कह सकती है। स्टेट जो है हर धर्म को बढ़ावा देने की बात कर सकती है, लेकिन भारत राज्य का जो है वो पर्सनल कोई धर्म नहीं है। ठीक है, तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द नॉट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो देखिए, संप्रभु पहले से ही वर्ड उल्लेखित था, मतलब जब भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो यह वर्ड उसमें पहले से ही शामिल था। लोकतंत्रात्मक, उसके बाद पंथ निरपेक्ष और संघीय या यूनियन, ठीक है, यूनियन में बात कर रहा है कौन सा नहीं है वर्तमान में? तो संघीय या यूनियन शब्द जो है वो प्रस्तावना में या प्रियम्बल में देखने को नहीं मिलता। यूनियन जो है वो केंद्र को नोटिफाई करता है और केंद्र के लिए ज़्यादा पावर की बात करता है। जैसे स्ट्रक्चर की बात करें तो फेडरल स्ट्रक्चर भारत को अपनाया गया है, वो भी कनाडा से लेके। फेडरल स्ट्रक्चर जो भारत का अपनाया गया है वो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। लेकिन भारत जो है फेडरल होने के साथ साथ यूनियन की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है। यूनियन की तरफ झुका हुआ है, इसका मतलब ये है कि राज्यों को पर्याप्त स्वायत्ता दी गई है, लेकिन राज्यों को भारत संघ से, भारत यूनियन से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन डी संघीय, यूनियन शब्द जो है प्रियम्बल शब्द में नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? कौन सा शब्द इसमें प्रस्तावना या उद्देशिका में नहीं है, प्रियम्बल में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्ता संपन्न और लोक कल्याण।
लोक कल्याण की बात नहीं कही गई है। बाकी तीनों समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्न जो है, तीनों वर्ड जो है प्रियम्बल में है। ये लोक कल्याण जो है ये प्रियम्बल में नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है? इसमें देखिए कि किस जो है फ्रीडम का वर्णन जो है प्रियम्बल में नहीं कहा गया है। तो प्रियम्बल में टोटल 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। देखिए कौन कौन सा। विचार की स्वतंत्रता है उसमें, विचार प्रकट करने, एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता ये भी है उसमें, ठीक है। विश्वास की स्वतंत्रता, ठीक है। जो नहीं है वो है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता जो है वो प्रियम्बल में शामिल नहीं है। बाकी तीनों स्वतंत्रता जो है वो एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता और राइट टू स्पीच की स्वतंत्रता, सब स्वतंत्रता है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता जो है प्रियम्बल में शामिल नहीं किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय, धार्मिक न्याय। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है 3 प्रकार के न्याय की व्याख्या की गई है, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है जो है। उसमें कौन सा है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। यहाँ पे चौथा ऑप्शन देखिए, धार्मिक न्याय की बात कर रहा है। तो धार्मिक न्याय जैसा वर्ड जो है वो प्रियम्बल में बात नहीं करता है, ठीक है। 3 प्रकार के न्याय की बात करता है प्रियम्बल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ठीक है। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है। तो सोल मतलब बात कर रहे हैं कि भारतीय, अगर आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा एक झलक मिल जाएगा कि भारतीय संविधान जो है वो कैसा हो सकता है, ठीक है। सोल उसे ही बोलेंगे कि पूरा झलक जो है संविधान का एक पन्ने में दे दिया गया है, ठीक है। वह उस पन्ने का नाम क्या है? प्रियम्बल या उद्देशिका। अगर आप उद्देशिका पढ़ लिए हैं तो आपके मन में ये आ जाएगा कि भारतीय संविधान कैसा हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आत्मा जो कहा गया है वो उद्देशिका को कहा गया है। लेकिन आपको सोचना ये पड़ेगा कि B.R. अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। भारतीय संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को क्यों कहा? क्योंकि आर्टिकल 32 आपको डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने की बात करता है। आपका अगर संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, संवैधानिक अधिकार क्या होते हैं? संविधान ने जो आपको अधिकार दिए हैं, अगर आपका उसका उल्लंघन हो रहा है या मानव होने के नाते जो आपके अधिकार हैं उसका उल्लंघन हो रहा है, तो आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे किस पूरे पार्ट की बात की जा रही है? तो उद्देश्य क्या होगा? अगर किसी आर्टिकल की स्पेशल बात की जाए तो कौन सा आर्टिकल होगा? आर्टिकल 32, ऑप्शन बी, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? जन्म कुंडली कहा है। इसमें देखिए कि प्रस्तावना में हमारे संप्रभु मतलब पूरी तरह सॉवरेन हो, प्रजातांत्रिक हो, ठीक है, डेमोक्रेटिक हो और गणतंत्र हो या रिपब्लिक हो, ये कहा गया है। जन्म कुंडली किसके संदर्भ में कहा गया है? तो देखिए किसने कहा है जन्म कुंडली भारतीय संविधान की प्रस्तावना को? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जन्म कुंडली जो कहे हैं वो है KM मुंशी। KM मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का जन्म कुंडली कहा है, ठीक है। तो बाकी देखिए जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भारतीय संविधान के संदर्भ में कोई भी बात नहीं कही गई थी। वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा भी कोई आलोचना नहीं की थी या कोई बात नहीं की थी, ठीक है, भारतीय संविधान को लेकर। B.R. अम्बेडकर ने कुछ बातें कही थी लेकिन वो ये नहीं बोले थे कि जन्म कुंडली है या नहीं, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू ने ही सबसे पहली बार 13 दिसंबर 1946 को प्रियम्बल को पेश किया था। कहाँ? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास, ठीक है। तो 13 दिसंबर 1946 को। और लागू कब हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को जाके ये लागू हो गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा इसे पास कर दिया गया था। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? हु कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन अ सेक्रेड डॉक्यूमेंट्स? B.R. अम्बेडकर, दीनदयाल उपाध्याय, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इतना तो कंफर्म है कि मोहम्मद अली जिन्ना ऐसा कह नहीं सकते कि पवित्र दस्तावेज है ये। क्यों? क्योंकि वो इसके खिलाफ थे, ठीक है। महात्मा गांधी का भारतीय संविधान पे लेके कोई भी टिप्पणी देखने को नहीं मिलती, ठीक है। तो ऑप्शन सी और डी तो एलिमिनेट हो जाएंगे। दीनदयाल उपाध्याय बाद में जाके भारतीय राजनीति में सक्रिय होते हैं और भारतीय संविधान में उनकी भूमिका देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो B.R. अम्बेडकर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला देखिए, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? उद्देशिका जो है, प्रियम्बल जो है, संविधान का पार्ट नहीं है। यह किस मामले में सर्वप्रथम कहा गया था? मामला मतलब कि अगर कोई केस जाके सुप्रीम कोर्ट जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या करता है। सुप्रीम कोर्ट व्याख्या इस आधार पर करता है कि क्या यह
भारतीय संविधान का हिस्सा है, भारतीय संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, किस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि यह जो है भारतीय संविधान का पार्ट नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए पहला ऑप्शन है बेरूबाड़ी वाद, जो ये कब आया था, 1960 में आया था। ठीक है, 1960 में जो है बेरूबाड़ी वाद आया था। तो इसी में सर्वप्रथम कहा गया था जो है उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। यह पहली बार कब कहा गया, तो भारतीय संविधान के बेरूबाड़ी वाद जो कि 1960 में आया था, इसमें पहली बार कहा गया था। देखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। इसमें किस जो है वाद में जो है किस केस में ये कहा गया कि भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग है। ठीक है, ये प्रियम्बल है, प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग है, इस किस जो है केस में कहा गया था। देखिए बेरूबाड़ी केस कब कब आया था, 1960 में आया था ये। ठीक है, प्रीवी पर्स जो विवाद है, प्रीवी पर्स काउंसिल जो है वो 1935 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 में प्रीवी पर्स दिया गया था। ठीक है, और ए.के. गोपालन केस, उसके बाद आता है केशवानंद भारती विवाद। केशवानंद भारती विवाद की हम बात करें तो केशवानंद भारती विवाद कब आया था, 1973 में। और केशवानंद भारती विवाद में सबसे पहले ये कहा कि भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन भारतीय संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं किया जा सकता। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर जैसा वर्ड पहली बार किस वाद में आया, किस केस में आया, तो केशवानंद भारती केस 1973 में पहली बार आया था। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला देखिए कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है। आर्थिक न्याय जो है वो किसमें उपबंध किया गया है, इकोनॉमिकल जस्टिस के बारे में। तो देखिए उद्देशिका और मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, उद्देशिका एपीएसपी। ठीक है, और तीसरा उद्देशिका मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, और चौथा उपयुक्त में से किसी में नहीं। ठीक है, तो उद्देशिका में बात की गई है आर्थिक न्याय की, उसके बाद कहाँ बात की गई है, मौलिक अधिकार में बात नहीं की गई है। क्यों, क्योंकि मौलिक अधिकार में पहले बात की गई थी, लेकिन बाद में 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के माध्यम से इसे स्थापित कर दिया गया और 300 क के तहत शामिल कर लिया गया एक आर्टिकल के माध्यम। ठीक है, फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था 78 में। वर्तमान में बात करें तो उद्देशिका में बात की गई है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बात की गई है, मतलब डीपीएसपी में बात की गई, ऑप्शन बी। तो ये था आज का क्वेश्चन और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे हम एक पूरे टॉपिक को एक बार उठाएंगे और पूरे टॉपिक से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।